हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है परीक्षा गुरु हिंदी उपन्यास। एक हिंदी उपन्यास हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, देवरानी जेठानी की कहानी। और आज हमारा जो नेक्स्ट उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। हम इससे बनने वाले हर एक क्वेश्चन पर बात करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। ये किसके द्वारा लिखा गया है, किसका विद्वान ने क्या कहा है, इसके सभी पात्रों के बारे में। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इन्हीं को ही थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो ये नोट्स हैं, बहुत अच्छे से इनको तैयार किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारी जो परीक्षा है उसमें टाइम नहीं है, अभी यूजीसी नेट का पेपर बहुत पास में आ रहा है, इसलिए मैं एक दो दिन में एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि उपन्यास कहानी मैं आपको करा दूँ। तो प्लीज़ इसके लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा अगर आपने पहले तैयारी कर ली है। अगर नहीं भी की है आपने, अगर 6 से 10 यूनिट की नहीं भी की है तो आप इन वीडियोज़ को एक दो बार देख लेना, क्योंकि इसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये बिल्कुल मूल जो बुक्स हैं उनसे बनाए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर लिया गया है, तो आपका अच्छे से नेट निकल सकता है। तो चलें बिना देरी किए, सबसे पहले हमारा यहाँ पर है, इसके जो लेखक हैं वो हमें पता होने चाहिए। ये उपन्यास है, ये भी ध्यान रखना है। परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास के द्वारा इसे लिखा गया है। लाला श्रीनिवास दास का जीवन काल कब से कब तक था? इनका जन्म 1851 और इनका जो अंतिम समय था वो 1887 रहा, यानी कि इनकी जो उम्र है वो केवल 37 साल की रही थी। ठीक है, इतनी कम उम्र के एक और हमारे जो सबसे मुख्य जो हिंदी साहित्यकार रहे थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनका जीवन काल केवल 35 वर्ष का था और इनका 37 साल का रहा। ठीक है, और परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ था? तो 1882 में प्रकाशित हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसका प्रकाशन वर्ष और इनका लेखक। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ठीक है, किसने माना है? शुक्ल जी ने माना है। और परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। परीक्षा गुरु उपन्यास को लाला श्रीनिवास दास ने, जो इनके लेखक हैं, उन्होंने खुद ने ही अपनी एक पुस्तक है निवेदन, उसमें अपने उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। ठीक है, किसने कहा है? ये पॉइंट किसने कहा है? लाला श्रीनिवास दास जी ने, यानी कि स्वयं ने ही कहा है। लेखक ने किस में कहा है? निवेदन पुस्तक में कहा है, अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक। ठीक है, ये परीक्षा गुरु के लिए बोला है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जो लाला श्रीनिवास दास जी हैं वे प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्तां बगैर फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कपूर, पुराने लेखों, स्त्री बोध व वर्तमान के रिसालों को श्रेय देते हैं। यानी कि इस उपन्यास को उन्होंने लिखा है जहाँ से, तो इसके लिए उन्होंने किन स्रोतों को मुख्य माना है, किसको वो अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? तो इन जो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको मानते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इनमें पूछे जाते हैं ये तथ्य सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसमें एक भी आप स्किप मत करना। और एक भी ऐसा नहीं है कि आप इसको चलो रहने दें, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना, सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसी तरह का पेपर बनता है। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सा उपन्यास है जो कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है? तो ये है परीक्षा गुरु। कौन सा उपन्यास है? परीक्षा गुरु उपन्यास। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ये उपदेश प्रधान माना जाता है। यह 41 प्रकरणों में विभक्त है। ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार पूछा जा चुका है वैसे, लेकिन लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि 41 प्रकरणों में कौन सा उपन्यास विभाजित है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। परीक्षा गुरु ध्यान रखें आप, परीक्षा हमारी
कितने प्रकरणों में विभक्त है? तो 41। ठीक है। और इसमें किसका चित्रण किया गया है, किसको प्रतीक बनाया गया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। यानी कि उस टाइम जब ये लिखा गया था, आप जानते हैं 1882 के टाइम पर हमारा जो देश है वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। ठीक है। तो उस टाइम पर जो भी पुस्तकें, जो भी निबंध, जो भी साहित्य लिखा गया, उसमें कहीं ना कहीं जो देश गुलाम था उसके बारे में कहीं ना कहीं चर्चा जरूर होती थी। ठीक है। तो उस टाइम पर ये अंग्रेज़ों की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सभी जानते होंगे। तो उसके द्वारा भारत का जो शोषण हो रहा था उसको इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उपन्यास में जो भाषा है वो दिल्ली के आसपास की भाषा लिखी गई है और इसमें पद्यों की भाषा ब्रज और गद्य की खड़ी बोली है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है, ब्रज, खड़ी बोली, इस टाइप की उसी भाषा को इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इस उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा, लोभ, प्रपंच, दिखावा व दयनीय की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। उस टाइम पर, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय पर जब ये उपन्यास लिखा गया, उस समय पर जो कुछ भी समाज में चल रहा था, शिक्षा नहीं थी, लोभ लालच में कैसे लोग फंसे हुए थे, प्रपंच, दिखावा ज़्यादा था, तो उनकी समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इनको सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं किसको ये कहूँ कि ये आप याद करें, ये नहीं करें, सारे के सारे बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट्स डाले गए हैं, तो इनको आप ज़रूर याद रखें। एक ये भी पूछा जाता है कि मधुरेश एक विद्वान है, मतलब दूसरे विद्वान साथी हैं मधुरेश, उन्होंने तिलिस्म और अय्यार दोनों शब्द मूलतः अरबी भाषा के हैं, ये कथन दिया था। उन्होंने कहा था कि तिलिस्म और अय्यार दोनों जो शब्द हैं वो मूलतः अरबी भाषा के हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ठीक है। और तिलिस्म का अर्थ उन्होंने बताया था अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना। तिलिस्म का अर्थ क्या है? अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना, संचित कोष की रक्षा के लिए नियत की गई भयानक शक्ल, दबाव तथा लगनों के मेल से बंधा हुआ यंत्र, ये तिलिस्म उन्होंने माना है। इसका पूरा अर्थ आप याद रखेंगे। अय्यार का अर्थ क्या होता है? वेग से चलने वाला, यानी कि वेग से चलने वाला या दूर तक दौड़ने वाला चालक क्या होता है? अय्यार होता है। अय्यार का मतलब क्या है? चालक, चालक होता है। चालक का मतलब आप समझते होंगे, इंग्लिश में ड्राइवर कहते हैं चालक को, है ना। तो वेग से चलने वाला या दूर तक दौड़ने वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पात्र। ठीक है, पात्र कौन कौन से हैं? तो पात्र तो आप जितने भी उपन्यास, कहानियाँ, विधाएं, निबंध जो भी दे रखे हैं उनमें सब आप पात्रों को तो अच्छे से अपने दिमाग में बिल्कुल मतलब बिठा लेंगे कि उनको तो स्किप करना ही नहीं है, चाहे मुख्य हों, और अब तो गौण पात्र से भी क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी आप याद रखेंगे। सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंट, जिसके इर्द गिर्द ये सारी कथा घूमती है, वो है लाला मदन मोहन। ये एक धनवान व्यापारी है दिल्ली का, लेकिन ये गलत संगति में फंसा रहता है। ठीक है, धनवान है, व्यापारी है, लेकिन गलत संगति में फंसा रहता है। और गलत काम, देखो गलत संगति में जो फंसेगा वो कहीं ना कहीं गलत काम भी करेगा। ठीक है, और उसका परिणाम ये होता है कि अंत में जेल जाता है। उपन्यास के अंत में जेल जाता है, जहाँ से इसे कौन छुड़ा कर लाता है? जिसको ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। इसका एक मित्र होता है ब्रज किशोर। ये नेक्स्ट हमारा पात्र है, लाला ब्रज किशोर। वो वकील है पेशे से, समझदार है, लेकिन लाला मदन मोहन इसको अपना दुश्मन समझता है, क्योंकि वो तो गलत संगति में फंसा हुआ है। जो लोग गलत होते हैं उनको अपना सच्चा दोस्त समझता है। लेकिन कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है दोस्त का और दुश्मन का तभी पता चलता है। तो जब ये जेल जाता है तो इसे इसके जो दोस्त मानता है वो नहीं छुड़ा कर लेते, इसे कौन छुड़ा करके लेके आता है, कौन बचाता है वहाँ से? ब्रज किशोर बचाता है। ठीक है, इसका आप अच्छे से याद रखेंगे, ये पॉइंट पूछा जाता है कि मदन मोहन को कौन बचाता है? तो ये इसका जो सच्चा मित्र है ब्रज किशोर, ठीक है, वो बचाते हैं। वो पेशे से वकील हैं, काफ़ी समझदार इंसान है,
और मदन मोहन का सच्चा मित्र वो बाद में अपने आप को साबित कर देता है। मुंशी चुन्नीलाल, मुंशी चुन्नीलाल कौन है भाई? ये है चापलूस मित्र। कौन है? चापलूस मित्र है जो मदन मोहन के यहाँ पर पहले 10 रुपये की नौकरी करता था। ठीक है, इसका भी आप याद रखेंगे। मुंशी चुन्नीलाल जो 10 रुपये की नौकरी करता था पहले मदन मोहन के यहाँ पर। ठीक है, और मास्टर सिंभू दयाल, मास्टर सिंभू दयाल कौन है? तो मदन लाल को अंग्रेजी पढ़ने के लिए रखा गया था। ठीक है, मदन लाल जो सेठ हैं उनको अंग्रेजी पढ़ने के लिए रखा गया था। हरकिशोर, हरकिशोर कौन है? तो मदन लाल से बैर हो जाने पर व्यापारियों को भड़का देता है ये जो हरकिशोर है, और मदन मोहन पर मुकदमा करवाता है। हरकिशोर की वजह से ही जो मदन लाल है वो कहाँ पर जाता है? जेल पहुँच जाता है। ठीक है, तो मदन लाल से बैर हो जाने पर कहते हैं ना, कभी दोस्त थे और बाद में क्या हो गए? दुश्मन हो गए। तो दोस्त दोस्त ना रहा, उसने तो कहाँ भेज दिया? जेल भेज दिया। और जो दुश्मन था वो जिसको दुश्मन समझता था वो दोस्त के रूप में काम आया। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे। अगर इसके हम गौण पात्रों की बात करें तो इसमें जो गौण पात्र हैं वो हैं कामिनी, प्रियमवदा, पंडित पुरुषोत्तम दास। जो एक कामिनी है ये मदन लाल की पत्नी है, प्रियमवदा ब्रजकिशोर की पत्नी होती है। पंडित पुरुषोत्तम दास, हकीम अहमद हुसैन और बाबू बैजनाथ, लाला हरदयाल, हरगोविंद, मिस्टर ब्राइट, निहार चंद मोदी, आगा हसन जान, ये इसके गौण पात्रों में गिने जाते हैं। लेकिन इनसे जो कथन है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी तो ऐसा नहीं है खाली यही पूछे जाते हैं इनसे, जो इन्होंने जो कहे होते हैं, जो इनके कथन होते हैं, मिस्टर ब्राइट ने क्या कहा, लाला हरदयाल ने क्या कहा, वो कथन भी पूछ लिए जाते हैं। तो उनको भी आप एक बार देख लेना। अगर आप जो ये उपन्यास है, कहानी है, इनकी आप एक बार ना थ्योरी ज़रूर पढ़ लेना। और ये जो 2 यूनिट होती हैं उपन्यास और कहानी वाली, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगाइए, इनको तो आप बार बार रिवीजन करें। इस वीडियो को आप 2-4 बार भी अगर देख लेंगे ना, 2-3 बार भी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप नोट्स बना सकते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसा आप करें। लेकिन बार बार रिवीजन ज़रूर करें, तभी कोई भी आप पेपर निकाल पाएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे और मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या है कि मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं एक दिन में आपको कई वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए। धन्यवाद।